अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम पॉलिटिकल साइंस में एरिस्टोटल का पॉलिटिकल थॉट डिस्कस कर रहे हैं, उसका कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर पार्ट 2 है। ठीक, देखें जरा जो कंप्लीट आउटलाइन है उसको देखें। हमने ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड इट्स रिलेशन विद मैन, ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट, पर्पस ऑफ स्टेट, साइज ऑफ अ स्टेट, सिटीजनशिप क्राइटेरिया, ये पार्ट 1 में डिस्कस किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जरूर जाके देखें उस पार्ट को। ठीक, अब जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ लॉ, ये डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल का कि आइडियल स्टेट में ये किस तरह होंगी। प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, जस्टिस का कंसेप्ट, लॉ का कंसेप्ट। ठीक, फिर जो थर्ड पार्ट होगा उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, साइक्लिक चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स, बेस्ट एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। फिर एरिस्टोटल का जो ये आइडियल स्टेट है उस पर एक कंप्लीट क्रिटिसिज्म देखेंगे और फीचर्स वैलिड टुडे। ये कंप्लीट आउटलाइन है, 3 पार्ट्स में है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बकाया पार्ट्स का लिंक मौजूद होगा। ठीक, इसके अलावा मैं पॉलिटिकल साइंस के दूसरे टॉपिक्स पे भी लेक्चर्स डिलीवर करता हूं, जैसे डेमोक्रेसी, स्टेट, सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप, ठीक, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे पॉलिटिकल साइंस का अलग से फोल्डर बना हुआ है जहां पे ये लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। जो पॉलिटिकल थॉट है उसके लिए मैंने अलग फोल्डर बनाया है पॉलिटिकल फिलॉसफी के नाम से। वहां पे आपको पॉलिटिकल थॉट मिलेंगे, जिसमें हमने पहली वीडियो कवर की प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। अब हम देख रहे हैं एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट। ठीक, तो आए जरा हल्का सा रिकेप करते हैं, फिर अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओरिजिन ऑफ स्टेट में हमने डिस्कस किया कि एरिस्टोटल कहता है कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, इवॉल्व हुआ है नेचुरली। ठीक, फिर उसने जब रिलेशन डिफाइन किया स्टेट का मैन के साथ, तो उसने कहा कि मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है, उसे स्टेट के अंदर रहने की जरूरत है। स्टेट के बगैर मैन कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। वो अपनी नीड्स को तभी फुलफिल कर सकता है जब वो स्टेट के अंदर रहता है। फिर इसी के अंदर हमने एक कंसेप्ट और डिस्कस किया एरिस्टोटल का कि स्टेट इज प्रायर टू मैन। ठीक, तो आप ये वीडियो जरूर देखें, फर्स्ट पार्ट। फिर ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट हमने डिस्कस किया, जिसमें वो कहता है कि इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है, स्टेट भी बिल्कुल इस तरह एक ऑर्गेनिज्म की तरह है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिफरेंट एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, सेम लाइक ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पर्पस ऑफ स्टेट हमने देखा कि फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन। ठीक, ह्यूमंस को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना कि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखा सके, एक्सरसाइज कर सके, अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। फिर साइज ऑफ स्टेट में एरिस्टोटल कहता है कि ना तो स्टेट इतनी बड़ी हो कि उसको गवर्न करना मुश्किल हो, ना ही इतनी छोटी हो कि वो अपनी जरूरियात को पूरा ना कर सके। सिटीजनशिप क्राइटेरिया में हमने देखा कि एरिस्टोटल ने कहा कि जो सिटीजन्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को कहा जा सकता है जो लेजिस्लेशन और जुडिशियल अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और जो लेजिस्लेचर और जो जुडिशियल अफेयर्स हैं उनके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको हम सिटीजन्स नहीं कह सकते। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट का रिकेप हो गया, आप जरूर जाके देखें जिन्होंने नहीं देखा। अब आए सेकंड पार्ट के ऊपर, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करते हैं। अब जब हमने प्लेटो को पढ़ा था, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, 2 पार्ट्स पे था वो लेक्चर प्लेटो का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके जरूर देखें। जब प्लेटो को हमने डिस्कस किया तो उसने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया था, जिसमें उसने कहा था कि
जो रूलर क्लास है और मिलिट्री क्लास है उनके पास ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ना ही प्राइवेट फैमिली होगी। ठीक, कॉमन ऑनरशिप होनी चाहिए, कॉमन फैमिली होनी चाहिए। ठीक, ये प्लेटो कहता था। एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट है और प्लेटो की इस बात से एरिस्टोटल निगेट करता है, रिफ्यूट करता है जो प्लेटो कह रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए मिलिट्री क्लास और रूलर क्लास के लिए। अब एरिस्टोटल क्या कहता है, उसकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी जरा देखें। एरिस्टोटल कहता है कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, प्रॉपर्टी के हवाले से 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि कॉमन ऑनरशिप हो और कॉमन यूज हो प्रॉपर्टी का। पहली पॉसिबिलिटी कॉमन ऑनरशिप एंड कॉमन यूज। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी आती है कॉमन ऑनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज। ऑनरशिप कॉमन हो लेकिन इंडिविजुअल यूज हो उसका। ठीक, इंडिविजुअली लोग उसको यूज कर रहे हो, ऑनरशिप कॉमन है। थर्ड पॉसिबिलिटी आती है इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज, कि ऑनरशिप इंडिविजुअल हो, प्राइवेट हो, लेकिन उसको फिर लोग कॉमनली यूज कर रहे हो। ठीक, 3 पॉसिबिलिटीज है। जो पहली पॉसिबिलिटी है कॉमन ऑनरशिप एंड कॉमन यूज, इसको एरिस्टोटल रिजेक्ट करता है। क्यों रिजेक्ट करता है? कि एवरी वंस प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कॉमन ऑनरशिप होगी और कॉमन यूज होगा प्रॉपर्टी का, तो फिर यह बात सामने आएगी कि प्रॉपर्टी सबकी है और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। उस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने की, उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। ठीक, तो इस तरह प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा। ये सिस्टम जो है, ये पॉसिबिलिटी कॉमन ऑनरशिप एंड कॉमन यूज, नीदर गुड फॉर प्रॉपर्टी नॉट फॉर सोसाइटी। ना तो ये प्रॉपर्टी के लिए गुड है, ना ही ये सोसाइटी के लिए गुड है। कॉमन ऑनरशिप है, सबकी ऑनरशिप है और कॉमन यूज हो रहा है, तो किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही नहीं रही कि इस प्रॉपर्टी को मेंटेन किसने करना है, इस प्रॉपर्टी का ख्याल किसने रखना है, इस प्रॉपर्टी का असल मालिक कौन है, कुछ नहीं पता। इसलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर रहा है एरिस्टोटल। ठीक, और लास्ट में एरिस्टोटल कहता है कि नॉट मोटिवेटिंग। ये जो कॉमन ऑनरशिप एंड कॉमन यूज है, ये मोटिवेट नहीं करती। बंदे के पास जब प्रॉपर्टी हो ना, तो बंदा थोड़ा मोटिवेटेड रहता है। ये इंसान का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप अपनी फैमिली में देख लो, अपने वालिद से पूछ लो कि आप प्रॉपर्टी चाहते हो, यानी कि आपके पास आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट ऑनरशिप हो। हर कोई चाहता है, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान का, क्योंकि ये इंसान को मोटिवेट करता है और एक इंसान के अंदर ये सेंस आती है कि मेरे पास मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। जब कॉमन ऑनरशिप होगी, कॉमन यूज होगा, तो फिर ये मोटिवेट नहीं करेगी, नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट है, मोटिवेशन आएगी ही नहीं। जब मोटिवेशन नहीं आएगी तो ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ना ही प्रॉपर्टी का ख्याल रखा जाएगा। ठीक, तो इसलिए पहला मॉडल तो एरिस्टोटल ने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड देखें, कॉमन ऑनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज। ऑनरशिप कॉमन हो लेकिन एक इंडिविजुअल उसको यूज कर रहा हो, ये भी मॉडल एरिस्टोटल रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये नीदर लॉजिकल नॉर प्रैक्टिकल। कैसे पॉसिबल है कॉमन ऑनरशिप हो और एक बंदा उसको यूज कर रहा हो, बाकी बंदे ना कर रहे हो? प्रैक्टिकली नहीं है, लॉजिकली नहीं है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन आती है। अगर एक बंदा कॉमन ऑनरशिप है लेकिन एक बंदा यूज कर रहा है, कल को वो बंदा कहे कि मेरा इस पे कब्जा है, भाई मैं नहीं देता आपको, पावरफुल बंदा है, मैं नहीं देता आपको, अब ये मेरा हो गया,
तो एक्सप्लॉयटेशन इसमें आ सकती है कि ऑनरशिप कॉमन हो और इंडिविजुअल यूज हो रहा हो। ठीक। थर्ड मॉडल है इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज। इसको एरिस्टोटल एक्सेप्ट करता है कि हां भाई ये मॉडल ठीक है आइडियल स्टेट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। इंडिविजुअल ऑनरशिप है ना, तो उस इंडिविजुअल के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। मोटिवेशन आती है क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक। तो मैं महरूम नहीं हूं प्रॉपर्टी से, मेरे पास भी प्रॉपर्टी है। ठीक। और फिर मेरी प्रॉपर्टी को लोग यूज कर रहे हैं, लोगों के फायदे में है, मोटिवेशन मिलती है। सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी है तो उसको लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं, तो एक अचीवमेंट है मेरे लिए। सोशल स्टेबिलिटी आती है कि जब इंडिविजुअल ऑनरशिप हो, तो ये नहीं होगा कि यार मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी का हक नहीं है, तो उसके पास क्यों हक है, ये चीज नहीं होगी, क्योंकि आपने इंडिविजुअल ऑनरशिप दी हुई है। रखो प्रॉपर्टी, फिर स्टेबिलिटी आएगी सोसाइटी के अंदर। ठीक। अब जब मोटिवेशन आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अचीवमेंट का सेंस आएगा, तो जाहिर बात है ये जो इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज है ये प्रोडक्टिव है सोसाइटी के अंदर, इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है इस तरह का मॉडल। और प्लस अकॉर्डिंग टू द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ मैन, ये मॉडल है इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज, ये एक इंसान की नेचुरल इंस्टिंक्ट के मुताबिक है, क्योंकि इंसान के अंदर शुरू से ये एक इंस्टिंक्ट रहा है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहता है। केव्स का दौर आप देखो, जब लोग गारों में रहते थे तो वो उस गार को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, उस केव को। तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट तो शुरू से रहा है इंसानों के अंदर। और ये मॉडल आपको, ये जो एरिस्टोटल ने मॉडल दिया है, ये उस नेचुरल इंस्टिंक्ट के मुताबिक है। ये दो मॉडल्स जो हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट के मुताबिक नहीं है। अब समझ आई बात की? ये थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है इसकी, कि आइडियल स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी इस तरह होनी चाहिए, इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज। ठीक, क्लियर है? अब ये बात फिलोसोफर किंग की जरा उधर देखो प्लेटो में से, कि मिलिट्री क्लास के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, रूलर क्लास के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उसके अपोजिट है कि इंडिविजुअल ऑनरशिप हो लेकिन कॉमन यूज हो। ठीक। अब हम करेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसको नोट कर ले, मैं इरेज करके लिख देता हूं जी। तो आगे आता है एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब आइडियल स्टेट के अंदर जस्टिस किस तरह होना चाहिए ये एरिस्टोटल ने बताया है। देखें, थ्योरी ऑफ जस्टिस डिवीजन की है, एक यूनिवर्सल जस्टिस है, एक पर्टिकुलर जस्टिस है। ठीक। और पर्टिकुलर जस्टिस फिर फर्दर डिवाइडेड है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस के अंदर, ये एरिस्टोटल कहता है। यूनिवर्सल जस्टिस क्या होगा कि एनीथिंग डन अकॉर्डिंग टू लॉ, कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, लॉ के मुताबिक हो, यूनिवर्सल जस्टिस है। रेफर्स टू ओबीडियंस ऑफ लॉज, रेफर्स टू ओबीडियंस टू लॉ, ओबीडियंस टू लॉज। ठीक, ये यूनिवर्सल जस्टिस है कि जो लॉज हैं उनके मुताबिक एक्ट करो, फिर चाहे वो पॉलिटिकल लॉज हैं चाहे वो नेचुरल लॉज हैं, उनके मुताबिक आप रहो। ये यूनिवर्सल जस्टिस है। ठीक, अगर आप लॉ के मुताबिक
अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, इट मीन्स कि आप जस्टिस कर रहे हो। ठीक। फिर एरिस्टोटल कहता है कि सिर्फ ये काफी नहीं है यूनिवर्सल जस्टिस, बल्कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस भी होती हैं जहां पे जस्टिस की जरूरत होती है, जिसको उसने कहा है एरिस्टोटल ने पर्टिकुलर जस्टिस। ठीक। अब इसकी दो कैटेगरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस। ये पर्टिकुलर सिचुएशंस में जब हमें जस्टिस चाहिए होता है या जस्टिस को स्टैब्लिश करना होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। किस तरह? देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या है कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। ठीक। एक एग्जांपल देखो जरा, आप लोग स्टूडेंट्स हो यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में, आप लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलती थी, फिर उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती थी। सपोज करें अगर किसी ने 90 प्लस उसका रिजल्ट आ रहा है तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी 70,000। जिसका रिजल्ट 80 या 80 से 89 के बीच में है, 80 से 89 के बीच में है, उसे स्कॉलरशिप मिलेगी 50,000। ठीक। और जिसका रिजल्ट 70 से 79 तक है उसको स्कॉलरशिप मिलेगी 30,000। ठीक। अब जितने बच्चों ने, सपोज करो 10 बच्चों ने 90 प्लस लिया है, 10 बच्चों ने, 10 स्टूडेंट्स 90 प्लस लिया है, तो उन 10 स्टूडेंट्स को 70K आपने इक्वली, हर बच्चे को 70K आपने देना है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। क्योंकि 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, वो 10 के 10 क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, सब ने 90 प्लस स्कोर किया है, और आपका ये आपने उसके रूल रखा है कि जो 90 प्लस स्कोर करेगा उसको हमने 70,000 देने हैं स्कॉलरशिप। तो ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, सबको अभी आपने 10 स्टूडेंट्स को 70,000 देना है। इसी तरह जिसने 80 से 89% तक स्कोर किया है उसको आपने देना है 50,000। सपोज करें ये 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 80 से 89 तक स्कोर किया, 50,000 आपने उनको देने हैं हर एक को। 70 से 79 तक 30K है, तो सपोज करें 30 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है। अब इनमें आप हर एक कैटेगरी में आप देखो, 1 2 3 3 कैटेगरीज है ना, हर कैटेगरी में देखो। पहली कैटेगरी में 10 स्टूडेंट्स हैं, हर एक को 70,000 मिलेगा। दूसरी कैटेगरी में 20 स्टूडेंट्स हैं, हर एक को 50,000 मिलेगा। तीसरी कैटेगरी में 30 स्टूडेंट्स हैं, हर एक को 30,000 मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक। एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने 70% स्कोर किया है आप उसको 70K दे रहे हो, 70,000 दे रहे हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या किया? फेयर नहीं की, जस्टिस नहीं किया कि किसी एक 70% वाले को आप 70,000 दे रहे हो। ठीक। तो इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो और अनइक्वल्स को अनइक्वली। इसके मुताबिक ये अनइक्वल हैं क्योंकि ये 80 से 89 तक इन्होंने स्कोर किया है, 90 प्लस इनका नहीं है, तो इनकी स्कॉलरशिप भी 50K है। इसी तरह जिन्होंने 70 से 79 तक स्कोर किया है, ये इन दोनों के अनइक्वल हैं, इसलिए इनकी स्कॉलरशिप भी 30,000 है। तो अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करो। जिन्होंने 90 प्लस लेना है उनको 70K दो। ठीक। जिन्होंने 80 या 89 तक स्कोर किया है
अनइक्वल है ना, 90 प्लस के अनइक्वल है ये, तो फिर उनको अनइक्वली ट्रीट करो। उनका जो हक बनता है 50 के सिर्फ वो दो। ऐसा ना हो कि 80 से 89 वाले को भी आप 70 के दे रहे हो। आई समझ बात में? तो ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। ठीक, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको हायर पोस्ट, हार्ड वर्क करते हैं उनको हायर पोस्ट मिलती है क्योंकि एग्जाम को क्लियर करते हैं। एक बंदा टैलेंटेड इतना नहीं है और हार्ड वर्क नहीं करता, आप उसे कभी भी सीएसपी नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा। और अगर आप बना देते हो तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को वायलेट किया है। ठीक, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी, ऑनर, अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फेयर अपॉर्चुनिटीज दो सबको। ठीक, जो इक्वल्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करो, जो अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ट्रीट करो इन कंपैरिजन टू अबव। ठीक, इन कंपैरिजन टू अबव, नीचे वाले तो अनइक्वल है ना अबव के, तो जो ऊपर इक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट करो। ये इसकी निस्बत अनइक्वल हैं, इनको अनइक्वली ट्रीट करो। लेकिन बजाते खुद ये कैटेगरी नीचे वाली, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ये तो इक्वली 80 से 89 स्कोर किया है ना, तो इनकी भी फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। सिर्फ इन कंपैरिजन टू अबव इसको हम कह रहे हैं कि इक्वल को इक्वल ट्रीट करो, अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट करो, सिर्फ उस कंपैरिजन में कि ऊपर से नीचे। ये बात समझ आई आप लोगों को? अब आगे पर्टिकुलर केसेस में करेक्टिव जस्टिस भी होता है। करेक्टिव नाम से जाहिर है करेक्ट करना। ठीक, इसके अंदर पनिशमेंट और कंपनसेशन का एलिमेंट होता है कि जस्टिस इज रिक्वायर्ड इन केसेस वेयर रॉन्ग डूअर्स इलिसिटली एक्वायर समथिंग फ्रॉम विक्टिम्स। अब पर्टिकुलर केसेस में ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई बंदा किसी बंदे से कोई चीज स्नैच कर ले इलिसिटली, थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया। अब इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में करेक्टिव जस्टिस काम आएगा। एरिस्टोटल कहता है टेक बैक फ्रॉम रॉन्ग डूअर्स एंड रिटर्न टू विक्टिम्स। चोरी की है, पैसा चुराया है, तो मुजरिमों से पैसा वापस लो और रिटर्न कर दो विक्टिम्स को। ठीक, और अगर ऐसा हुआ है, मर्डर किया है, तो अब इनकी किस तरह आपने विक्टिम्स को कंपनसेट करना है? पनिश करो रॉन्ग डूअर्स को, जिसने मर्डर किया है उसको पनिश करो। तो इस तरह आप फिर विक्टिम्स को कंपनसेट कर रहे हो। ठीक, तो यहां पे पनिशमेंट और कंपनसेशन का एलिमेंट आता है। क्यों? ताकि जस्टिस को बहाल रखा जाए, रिस्टोरिंग इक्वेलिटी, इक्वेलिटी को रिस्टोर किया जाए, जस्टिस को रिस्टोर किया जाए। यहां पे रिस्टोरिंग इक्वेलिटी एंड जस्टिस दोनों लिख दो। रिस्टोरिंग इक्वेलिटी एंड जस्टिस। अब समझ आई इस बात की? यूनिवर्सल में जनरल बात है कि आपने लॉस के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। अगर आप गुजार रहे हो तो इट मींस आप जस्टिस कर रहे हो। पर्टिकुलर केसेस में फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आता है, करेक्टिव जस्टिस आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो, इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो, अनइक्वल्स जो ऊपर की निस्बत अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ट्रीट करो। लेकिन अनइक्वली से यह मुराद नहीं कि किसी को आपने 50K दे दिया, यहां पे 80 से 89 वाले में किसी को 50K दे दिया, किसी को 20K दे दिया, किसी को 10K दे दिया, ये मतलब नहीं है इसका अनइक्वली। ठीक, इसका मतलब यह है कि ऊपर की निस्बत देखो, यहां से इसकी निस्बत ये अनइक्वल्स हैं, फिर इधर से अगर आप देखो नीचे वाले 70% वाले इसके अनइक्वल हैं ऊपर वालों की निस्बत, इस तरह।
ठीक, अब बात क्लियर हुई थ्योरी ऑफ जस्टिस की। इसके बाद आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ लॉ, वो डिस्कस करते हैं। मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, नोट कर लें जी। आ जाएं, देखें थ्योरी ऑफ लॉ डिस्कस करते हैं एरिस्टोटल का, कि एरिस्टोटल की आइडियल स्टेट के अंदर लॉ की क्या वर्थ है। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ लॉ में बात स्टार्ट करता है प्लेटो की आइडियल स्टेट से। ठीक, प्लेटो ने जब आइडियल स्टेट का, उसकी अपनी जो आइडियल स्टेट थी उसका जब कंसेप्ट दिया था, तो कहा कि जिस बंदे के अंदर रीजन, यहां पे रीजन सबसे ज्यादा होगा, वो फिलोसफर किंग बनेगा, बादशाह बनेगा। जिसके अंदर रीजन सबसे ज्यादा होगा। एरिस्टोटल इस बात पे क्रिटिसाइज करता है और कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है जो प्लेटो का फिलोसफर किंग है उसके अंदर। एरिस्टोटल कहता है कि एब्सोल्यूट पावर आपने दी हुई है फिलोसफर किंग को। प्लेटो की आइडियल स्टेट की बात कर रहा है एरिस्टोटल, कि आपने फिलोसफर किंग को एब्सोल्यूट पावर दी हुई है। अब एब्सोल्यूट पावर तो करप्ट करती है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, पैशंस, इंसान के अंदर पैशंस होते हैं और लाइफ के किसी भी स्टेज में ये पैशंस हो सकता है कि ऊपर आ जाएं और आपके एक्शंस को मोटिवेट करें। वो पॉजिटिवली भी मोटिवेट कर सकते हैं कि आप चैरिटी और सिंपैथी के काम शुरू कर दें, नेगेटिवली भी मोटिवेट कर सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी को गेन करना शुरू कर दें, अपनी एब्सोल्यूट पावर का मिसयूज करना शुरू कर दें। पैशंस की वजह से हमारे एक्शंस मोटिवेट होते हैं। तो एरिस्टोटल कह रहा है कि ये दो प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं प्लेटो की आइडियल स्टेट के अंदर, जो उसने फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिया है, कि वहां पे फिलोसफर किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है और प्लस बीइंग अ ह्यूमन, फिलोसफर किंग भी तो पैशंस रखता है। किसी भी स्टेज में लाइफ की उसके पैशंस डोमिनेट कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? ये जो पी के मैंने लिखा है फिलोसफर किंग करप्ट हो जाएगा। इसकी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़ेंगे ना, कि मोनार्की से टायरनी में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहां पे आपको मजीद भी ये चीजें क्लियर होंगी। यहां पे सिर्फ इतना याद रखें कि एरिस्टोटल कह रहा है फिलोसफर किंग करप्ट हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक, तो इसका ये मतलब एरिस्टोटल कह रहा है कि फिलोसफर किंग ये कंसेप्ट सूट नहीं कर रहा आइडियल स्टेट को। ठीक, तो फिर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आता है, अगर फिलोसफर किंग सूट नहीं करता आइडियल स्टेट को तो फिर क्या हो? एरिस्टोटल कहता है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो लॉज हैं वो सबसे ज्यादा सुप्रीम होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्वेश्चन आता है क्यों रूल ऑफ लॉ होना चाहिए? एरिस्टोटल इसका आंसर देता है कि लॉ इज रीजन विदाउट पैशंस, कि लॉज जो हैं वो भी रीजन हैं, रैशनल एलिमेंट्स हैं, लेकिन विदाउट पैशंस। लॉज के अंदर पैशंस नहीं होते। एग्जाम्पल लो कि जज बैठा हुआ है, उसके सामने एक बूढ़ा बंदा आता है, इंतहाई बूढ़ा बंदा जिसने मर्डर किए हैं 2-3। ठीक, और अब वो जज के सामने जब खड़ा है तो जज जब उसको देखता है तो जज के दिल में तो रहम आ सकता है कि यार ये बहुत बूढ़ा इंसान है, इसको मैं कैसे उम्र कैद की सजा दूं, इसको मैं कैसे सजाए मौत दूं, ये तो बहुत बूढ़ा इंसान है। ऑल्दो कि उसने 2 मर्डर किए हैं, लेकिन जज के दिल में फिर भी रहम आता है, पैशंस है ना, रहम आ सकता है। लेकिन लॉ विदाउट पैशंस है। मर्डर किया है तो उसकी सजा या तो
सारी जिंदगी जेल में गुजारो या उसको सजाए मौत दो क्रिमिनल को। लॉ के अंदर पेशेंस नहीं है। फिर जज जब लॉ को देखता है तो लॉ के मुताबिक फैसला दे देता है कि हाँ, इस बूढ़े बंदे को डेथ सेंटेंस हम दे रहे हैं। क्यों पॉसिबल हुआ? हालांकि जज के अपने पेशेंस की वजह से तो उसको ये रहम आ रहा था, लेकिन लॉ की वजह से पॉसिबल हुआ कि लॉ ने जो चीज लिख दी है उसमें कोई पेशेंस नहीं। लॉ इज रीजन विदाउट पेशेंस। समझ आई बात की? Thus, rule of law must be the essential feature of ideal state. एरिस्टोटल कहता है कि अगर लॉ के अंदर पेशेंस नहीं है, फिर इसको रूल ऑफ लॉ को एसेंशियल फीचर होना चाहिए आइडियल स्टेट का, ना कि फिलोसोफर किंग को जो बादशाह बन के बैठा हुआ है। ऑल्दो कि उसके अंदर रीजन है, लेकिन उसके अंदर पैशंस भी हैं। तो जो लॉ है उसका पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एब्सोल्यूट पावर के साथ, उसका पैशंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए परफेक्ट है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक, अब अगर रूल ऑफ लॉ होगा आइडियल स्टेट के अंदर तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ एग्जेक्टिव। जितनी भी एग्जेक्टिव क्लास है उनके ऊपर लिमिटेशंस होंगी, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा। ठीक, रूल ऑफ लॉ सबके ऊपर होगा, सुप्रीम होगा, और जितनी भी एग्जेक्टिव्स हैं वो इस रूल ऑफ लॉ के नीचे होंगे। और लिमिटेशंस होंगी कि आप लॉ को वायलेट नहीं कर सकते, आप अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकते, तो स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ठीक, रूल ऑफ लॉ विल गाइड व्हाट अ पर्सन शुड एंड शुड नॉट डू। के जो लॉज होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि बंदे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप लॉज के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं स्टेट के अंदर। आपकी एग्जांपल ले रहा हूं, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं। लॉज के मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं। ठीक, और लॉज हमें गाइड करते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर लॉ कह रहा है कि चोरी नहीं करनी तो फिर मैं चोरी नहीं करता। अगर मैं चोरी करूंगा तो फिर लॉ के मुताबिक मुझे पनिश किया जाएगा। वो भी लॉ बता रहा है कि अगर चोरी की है तो इतने साल पनिश करो, इसको सजा दो, जेल में बंद करो। तो हम अपनी जिंदगी लॉ के मुताबिक गुजारते हैं। यही बात एरिस्टोटल कर रहा है कि रूल ऑफ लॉ विल गाइड व्हाट अ पर्सन शुड एंड शुड नॉट डू। आगे देखो, लॉज आर रैशनल, सो रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ रीजन। लॉज रैशनल होते हैं, जितने भी लॉज होते हैं हम उनको रीजन आउट कर सकते हैं कि ये लॉ क्यों बनाया गया है, इसके क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, मीन्स कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हम हर लॉ को रीजन आउट कर सकते हैं, विच मीन्स के लॉज आर रैशनल। सो रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ रीजन। प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट में कहता था कि फिलोसोफर किंग जिसके अंदर रीजन है उसको रूल करना चाहिए। इसका मतलब अगर फिलोसोफर किंग रूल कर रहा है तो रूल ऑफ रीजन है। एरिस्टोटल कहता है कि वही रीजन तो हमें लॉस के अंदर भी नजर आ रहा है, और लॉस फिलोसोफर किंग से ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि फिलोसोफर किंग के अंदर रीजन के साथ साथ पैशंस हैं। लॉ के अंदर सिर्फ रीजन है, रैशनल एलिमेंट है, पैशंस नहीं है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है। तो रूल ऑफ लॉ मींस रूल ऑफ रीजन। ठीक, लॉज रिप्रेजेंट कलेक्टिव विजडम विच इज मोर इफेक्टिव देन द विजडम ऑफ सिंगल पर्सन, फिलोसोफर किंग। सिंगल पर्सन से क्या मुराद है? फिलोसोफर किंग पॉइंट आउट कर रहा है प्लेटो की आइडियल स्टेट को, फिलोसोफर किंग को, के लॉज जो हैं
रिप्रेजेंट कलेक्टिव विजडम। लॉस कैसे बनते हैं? सब मिलके एक चीज पे इत्तेफाक करते हैं कि ये लॉ बनना चाहिए। कलेक्टिव विजडम होती है जब लॉस बनते हैं। तो जाहिर बात है जहां पे कलेक्टिव विजडम इन्वॉल्व होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी किसी एक बंदे की विजडम से। प्लेटो की आइडियल स्टेट में फिलोसोफर किंग है, सिर्फ उसी का रीजन है, वही लॉस बना रहा है, सिंगल पर्सन है, सिंगल विजडम है। और एरिस्टोटल कह रहा है कि ये सिंगल पर्सन, सिंगल विजडम ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि फिलोसोफर किंग रीजन रखता है लेकिन साथ साथ पेशेंस भी रखता है। तो वो लॉज अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएगा, उसमें उसकी अपनी विल शामिल होगी। तो हो सकता है आगे चल के वो करप्ट हो जाए और लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे, ऐसे लॉज बनाना शुरू कर दे कि लोगों को एक्सप्लॉइट करे। ठीक, यहां पे कलेक्टिव विजडम है। और जाहिर बात है जब बहुत सारे लोगों की विजडम होगी तो वो एक सिंगल बंदे की विजडम से ज्यादा इफेक्टिव होगी। लॉज ज्यादा अच्छे बनेंगे, लोगों के नेचर को देख के बनेंगे, लोगों की विल के मुताबिक बनेंगे। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव विजडम है। ठीक, बात समझ आई? आगे देखो, इट इज ट्रू, एरिस्टोटल आगे कहता है कि इट इज ट्रू दैट रूल ऑफ लॉ हैज सम लिमिटेशंस। वो खुद मानता है एरिस्टोटल इस बात को कि रूल ऑफ लॉ के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कई जगहों पे लॉ साइलेंट होगा, कोई लॉ होगा ही नहीं। कोई ऐसा केस आ सकता है कि जहां पे उससे रिलेटेड पहले कोई लॉ ना बनाया गया हो, साइलेंट हो लॉ। ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है कि कहीं पे लॉ रिजिड हो, बहुत सख्त हो, लोग उससे खुश ना हो उस लॉ से। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ये खुद एरिस्टोटल मान रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज लिमिटेशंस, rule of law is a golden mean. One should not sacrifice good for the sake of best. आप बेस्ट के पीछे भाग रहे हो और आप गुड को सेक्रीफाइस कर रहे हो। गुड क्या है? रूल ऑफ लॉ है, ये गुड है। बेशक इसके अंदर लिमिटेशंस हैं लेकिन अच्छा है, चला सकता है सिस्टम को। इसको सेक्रीफाइस करके आप बेस्ट के पीछे भाग रहे हो कि हमें इससे भी बेहतर कोई सिस्टम मिले। ये बेवकूफी है। एरिस्टोटल कह रहा है कि आप अच्छे को पीछे छोड़ते जा रहे हो और बेस्ट की तरफ भागते जा रहे हो कि हमें इससे भी बेस्ट मिले, इससे भी बेस्ट मिले। क्यों भाई यार, ये जब अच्छा है तो इसको इंप्लीमेंट करो। यहां पे एक वर्ड लिखा है गोल्डन मीन, इसको जरा समझे फिर वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। गोल्डन मीन से ये मुराद है, एरिस्टोटल कहता है कि लाइफ में एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए बल्कि दरमियाना रास्ता अख्तियार करना चाहिए। एक्सट्रीम्स में देखो, एक आता है कि आप इंतहाई बहादुर हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो। एक आता है कि आप इंतहाई बुज़दिल हो, कावर्ड हो। बीच का रास्ता इन दो एक्सट्रीम्स में क्या है? करेज। ना तो बहुत ज्यादा बहादुरी, ओवर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ना ही आप बहुत ज्यादा बुज़दिल हो। करेज है, हिम्मत है, बीच का रास्ता है। दिस इज गोल्डन मीन। एरिस्टोटल कहते हैं विर्च्यूज इसी तरह होते हैं कि एक्सट्रीम्स होती हैं, उनके दरमियान का जो रास्ता होता है वो गोल्डन मीन होता है, उस पे चलना चाहिए क्योंकि वो गुड है। अब समझ आई बात की? इसी तरह रूल ऑफ लॉ भी गुड है। ठीक, अब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो बिल्कुल क्या होगी? एनार्की होगी, डिसबैलेंस होगा सोसाइटी के अंदर। और आप बेस्ट की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हो, एक्सट्रीम की तरफ कि मुझे और अच्छी चीज मिले, मुझे और अच्छी चीज मिले। तो दो एक्सट्रीम्स आपने बना ली ना। एक तो ये है कि बिल्कुल खत्म है, एनार्की है, कुछ भी नहीं है, स्टेट तबाह है। एक में आप बेस्ट की तरफ भाग रहे हो। तो इन दो एक्सट्रीम के दरमियान का जो गोल्डन मीन है, जो गोल्डन रास्ता है, वो क्या है? रूल ऑफ लॉ।
ठीक, क्लियर है। अब थर्ड पार्ट की तरफ आओ, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स डिस्कस करेंगे, विद डायग्राम बताऊंगा, बेहतरीन समझ आएगी आप लोगों को। तो थर्ड पार्ट की तरफ आ जाओ, जल्दी से उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।